हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक और करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मध्य प्रदेश की 14 मार्च 2019 का डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वीडियो है, जिसमें कि मैंने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आता है तो आप इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो। और अगर मेरे चैनल को आप बार बार देख रहे हैं और मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने से नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलेंगे, जिससे कि सारे वीडियोज आप समय पर देख पाएंगे। मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के पीडीएफ के नोट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का जो महत्वपूर्ण सिंगल लाइन फैक्ट्स हैं उसका पीडीएफ है। इसमें मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके, जिसमें कि 52 पीडीएफ मैंने कवर किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के किले, मध्य प्रदेश में जितनी भी समाधियाँ और मकबरे हैं उन सभी के बारे में डिफरेंट जो 22 पीडीएफ हैं, जिसमें कि पूरा पूरा मैंने स्टैटिक जीके कवर किया है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के ऊपर अलग अलग पीडीएफ का पूरा बंच है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की नदियाँ, तो पूरा का पूरा ये पीडीएफ की सीरीज है। इसका लिंक, इन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरे एग्जाम्स की तैयारी इससे आप कर सकते हैं। 13 मार्च के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में प्रथम सैनिक स्कूल किस जिले में और कब स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये रीवा जिले में स्थापित किया गया, और ये सन 1962 में स्थापित किया गया था। इसके बाद में अभी नया एक और सैनिक स्कूल प्रपोज किया गया है मध्य प्रदेश में, और वो है भिंड जिले में। भिंड जिले में ये प्रस्तापित है और ये आने वाले समय में ये बन जाएगा, और इसके लिए भूमि भी भिंड जिले में आवंटित कर दी गई है। आइए चलते हैं स्टैटिक जीके की ओर। पहला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश में किस कवि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि किस कवि ने इसको इसके रचयिता कौन से हैं ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये ग्रुप 2 का जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने ये जो रचना है पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी इसको। और इसके अलावा इनकी जो अन्य रचना है वो कौन सी हैं, जैसे कि अमर राष्ट्र, अमर राष्ट्र, ये जो रचना है ये भी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई थी। और माखनलाल चतुर्वेदी किस जिले से हैं, होशंगाबाद। ठीक है ना, ये भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन सा कवि किस किस जिले से संबंधित है। होशंगाबाद जिले से ये जो बावड़ी नामक जो स्थान है वहाँ के ये वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और 1963 में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण से, माफ कीजिएगा, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1963 में। दूसरा क्वेश्चन, भोपाल स्टेट, भोपाल जब स्टेट था उस समय ताजुल मस्जिद का जो निर्माण किया था वो किस उत्कृष्ट कला की ये कृति है, ये आपको इसमें पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो एनएम 2016 एनएम टेस्ट हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मुगल कला का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये भोपाल में जो ताजुल मस्जिद है ये भारत की बड़ी मस्जिदों में इसका नाम लिया जाता है। और इस मस्जिद का निर्माण 8वीं शताब्दी में शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ताजुल का मतलब क्या है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ताजुल का मतलब है मस्जिदों का ताज, मस्जिदों का ताज, यानी कि जितनी भी मस्जिद हैं उसके ताज के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो मस्जिद बनाई गई थी ये दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उससे प्रेरित होकर ये बनाई गई थी। अगला तीसरा क्वेश्चन, सीतामढ़ी मंदिरों का समूह किस जिले में स्थित है। और ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2016 में ये पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, चंदेरी, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। ठीक है, वहाँ पर ये सीतामढ़ी मंदिरों का समूह स्थित है।
इसके अलावा चंदेरी में एक और प्रमुख स्थल है जो कि हमेशा कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है नौखंडा महल। नौखंडा महल कहाँ पर है? ये है चंदेरी में, ठीक है ना। और इसको किसने करवाया, किसके शासनकाल में ये इसका निर्माण हुआ था? राजा कीर्तिपाल। राजा कीर्तिपाल, जिन्होंने कि 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में चंदेरी का जो किला है, चंदेरी का जो किला है उसका निर्माण कराया था। और किले के निर्माण के साथ साथ में नौखंडा महल का भी निर्माण करवाया गया था। और वहीं पर ये सीतामढ़ी जो मंदिरों का समूह है ये भी चंदेरी में स्थित है। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट है वो भी इसमें कवर कर लेते हैं, जैसे कि भोजपुर। भोजपुर जहाँ पे कि शिवलिंग, एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में स्थित है। और इस भोजपुर के ये शिवलिंग की स्थापना किसने की थी? परमार वंश के राजा, परमार वंश के राजा राजा भोज ने, राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और किंवदंतियों में ये कथा है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में ही हुआ है, ठीक है ना। जितना भी है उसके बाद में ये पूरा मंदिर अधूरा अभी तक पड़ा हुआ है। और उस मंदिर में जितनी भी हिंदू धार्मिक भावना के लोग हैं उनकी बहुत आस्था है। हमेशा शिवरात्रि और मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को मनाई जाती है, उस समय यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। और राजा भोज का जो शासनकाल था वो था 1010 से लेके 1055 ईस्वी में राजा भोज ने भोपाल में राज किया था। भोपाल की जो बड़ा ताल है, ठीक है, जैसे कि बिग लेक कहते हैं भोपाल का, उसका भी निर्माण राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज जो कि परमार वंश से हैं। इसके अलावा अन्य पॉइंट भी अपन इसमें कवर कर लेते हैं। दतिया, दतिया में क्या है? दतिया में सतकंडा महल। सतखंडा महल कहाँ पे है? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नौखंडा महल और सतखंडा महल में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि नौखंडा महल चंदेरी में है और सतखंडा महल दतिया में है। कई बार मैं हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ इन दोनों के बारे में अगर ऑप्शन में आता है तो मैं इसको बार बार क्लियर करता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगला चौथा क्वेश्चन, किस जिले का पुराना नाम ईसागढ़ था? वो कौन सा जिला है मध्य प्रदेश में जिसका कि पूर्व में नाम ईसागढ़ था? और ये क्वेश्चन एमपीएसआई के 2017 में ये पूछा गया था। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें कवर कर रहा हूँ सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो आपको जिस तरीके का पैटर्न है ये पैटर्न दोबारा से रिवाइज हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसको कि बार बार अगर हम पढ़ते हैं तभी जाके याद होता है। और स्टैटिक जीके तो ऐसे ही याद करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि किस जिले का नाम ईसागढ़ था पूर्व में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, गुना। जो गुना है मध्य प्रदेश का, ये इसका नाम था ईसागढ़। और गुना किस संभाग में आता है? मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग है? वो है ग्वालियर। ग्वालियर संभाग में है। ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले। कौन कौन से? ग्वालियर स्वयं, ठीक है ना, उसके बाद में दतिया, दतिया के बाद में गुना, गुना के बाद में शिवपुरी और अशोकनगर। ये 5 जो जिले हैं ये ग्वालियर संभाग में आते हैं। और ग्वालियर संभाग का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? स्वयं ग्वालियर में है। इसके अलावा अन्य पॉइंट भी अपन कवर कर लेते हैं, जैसे धार। धार में क्या है? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? वो धार में है। इसके अलावा विदिशा, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? वो है विदिशा में। इसी तरीके से खंडवा, खंडवा को कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि खंडवा पश्चिमी निमाड़ किसको कहते हैं और पूर्वी निमाड़ किसे कहते हैं? तो खंडवा जो है ये पूर्वी निमाड़ कहलाता है, पूर्वी निमाड़। और पश्चिमी निमाड़ कौन सा कहलाता है? वो है खरगोन। खरगोन जो कि पूर्व में स्थित है, ठीक है ना। और खंडवा से चिपका हुआ है और खंडवा से अलग होकर ही खरगोन का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो ये पूरा पश्चिमी और पूर्वी निमाड़, जो पूर्वी निमाड़ है उसमें बड़वानी और खरगोन ये पश्चिमी निमाड़ में आते हैं। और खंडवा जो है ये पूर्वी निमाड़ में आता है। तो ये जो है ये पूर्वी निमाड़ कहलाता है। अगला है 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है। जो बांध है मध्य प्रदेश में जितने भी बांध का निर्माण हुआ है उसमें से सबसे पुराना बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एमपीएसआई के 2016 में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पागरा बांध। ये इसका सही उत्तर है, पागरा बांध, जो कि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है स्थित। और इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था
सन 1927 में, सन 1927 में इसका निर्माण किया था और ये सिंधिया वंश ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंधिया वंश ने, जब सिंधिया वंश का यहाँ पे राज करता था उस समय ग्वालियर में सन 1927 में पागरा बांध का निर्माण किया था, जब जिस समय की देश आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय में 1927 में सिंधिया वंश ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा अन्य जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें कवर कर लेते हैं, जैसे कि इंदिरा सागर बांध। ये कहाँ पर है इंदिरा सागर बांध? ये है खंडवा में, खंडवा में, जिसको कि पुनासा डैम भी कहते हैं। ये इंदिरा सागर बांध। और इसी तरीके सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में, गुजरात में है। कहाँ पर? भड़ोच में स्थित है। और इसी तरीके से रिहांद बांध, ये भी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त योजना है जो, और ये जो रिहांद बांध है ये उत्तर प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश में है रिहांद बांध। और ये किस पे है? रिहांद नदी, ये रिहांद नदी है उसके ऊपर निर्माण किया है। और रिहांद नदी ये सोन नदी की, सोन जो नदी है उसकी ये सहायक नदी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अन्य जो बांध है, जैसे कि इंदिरा सागर बांध, ये है नर्मदा नदी के ऊपर। इसी तरीके से सरदार सरोवर बांध, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। और इस नदी की जो लंबाई है वो है 1312, यानी कि 1312 किलोमीटर ये बहती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर ये बहती है, 3 राज्यों से। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बन जाता है नर्मदा पे। अगला 6वां क्वेश्चन, बाघ सिंचाई परियोजना में निम्न में से किस नदी को शामिल किया गया है? और ये क्वेश्चन बना था एनम टेस्ट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो सही उत्तर है वो है गोदावरी नदी, ठीक है ना। गोदावरी नदी की जो द्रोणी है, ये द्रोणी है, ठीक है ना, उसमें बाघ सिंचाई परियोजना में इस नदी को शामिल किया गया है। और ये परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और ये जो बाघ सिंचाई परियोजना से क्या तात्पर्य है? इसमें बाघ नदी, जो बाघ नदी है, बाघ नदी के ऊपर में ये बांध बनाया गया है और उस बांध पर ये बाघ सिंचाई परियोजना क्रियान्वित की गई है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगे हुए जो सीमा के क्षेत्र के जो गांव हैं, जो जिले हैं, वो इसमें लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, इंदिरा सागर मूल रूप से किस तरीके की परियोजना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बहुउद्देशीय परियोजना। अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है? इससे कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे कि इससे बिजली भी बनाई जाती है, ठीक है ना, इस योजना से। और इस योजना से सिंचाई का भी प्रयोग होता है, सिंचाई भी की जाती है, ठीक है ना, जो खेत में सिंचाई की जाती है, यानी कि दोनों तरीके की योजना में इसका लाभ मिलता है। बिजली भी बनाई जाती है और सिंचाई भी की जाती है। तो ये इंदिरा सागर की जो परियोजना है ये बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। और ये परियोजना कहाँ पर है? ये खंडवा जिले में, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, खंडवा जिले में है ये, जो कि पुनासा के निकट स्थित है, इसलिए इसको पुनासा डैम भी कहते हैं। इंदिरा सागर को पुनासा डैम भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उस टाइम 1984 में, ठीक है ना। इसकी नींव रखी गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, जो इंदिरा गांधी हैं उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी, काम जो प्रारंभ हुआ था इसका बनाने का, वो 1992 में इसका काम प्रारंभ हुआ था। और ये 2005 में जाके ये पूरा बन के तैयार हो गया था। और इससे ये लाभ मिलने लगे थे, यानी कि बिजली भी बनने लगी थी और सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा था। और इससे 1000 मेगावाट बिजली की पैदावार होती है। और इससे जो उसके आजू बाजू के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर नहर निकाल कर सिंचाई के लिए इसके पानी का उपयोग किया जाता है। और ये जो परियोजना जैसे मैं बता चुका हूँ, नर्मदा नदी के ऊपर है ये। अगला 8वां क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार वंशों के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ए, चंदेल।
चंदेल वंश के जो शासक थे इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। और ये राजधानी इससे पहले जो राजधानी थी चंदेल वंश की थी वो थी कलिंजर। कलिंजर इनकी राजधानी थी और ये कलिंजर से इसको स्थानांतरित करके खजुराहो को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। और 831 ईस्वी में इन्होंने इस चंदेल वंश की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सन किस ईस्वी में कौन से वंश की स्थापना हुई थी ये पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो कलिंजर थी। कलिंजर से स्थानांतरित करके फिर खजुराहो बनाई गई और उसके बाद में जब तक चंदेल वंश रहा तब तक खजुराहो इसकी राजधानी रही। इसके अलावा अन्य पॉइंट्स भी अपन इसमें देख लेते हैं, जैसे कि परमार वंश। परमार वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? धार। परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? राजा भोज। राजा जो भोज थे वो प्रतापी राजा थे, जिनका काल कौन सा था? 1010 से लेके 1055 तक इन्होंने राज किया, है ना। और इन्होंने भोपाल राज, जहाँ पे कि भोपाल की बड़ी लेक का निर्माण भी इन्होंने करवाया। जो महादेव मंदिर है भोजपुर में, उसका निर्माण भी राजा भोज ने ही एक दिन के अंदर में, ठीक है ना, सिर्फ एक रात में इसका निर्माण हुआ था। और ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यहीं पे स्थापित है, ये राजा भोज की ही देन है। इसके अलावा कलचुरी, जो कलचुरी वंश है, इसकी 2 शाखाएं थी, एक तो दक्षिण में थी, और एक उत्तर में थी, ठीक है ना। तो इसमें जो दक्षिण की शाखा थी, ठीक है ना, ये जबलपुर में थी। जबलपुर में कहाँ पे? त्रिपुरी के पास में इसकी शाखा थी। और उत्तर में कहाँ थी? ये गुजरात के पास में। गुजरात के पास में जो बाजू में पंजाब लगा हुआ है, पंजाब तक ये फैली हुई थी इसकी शाखा, और पंजाब में ये उत्तर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे थी ये। इसी तरीके से तोमर वंश, इसकी जो राजधानी थी इन्होंने, ये ग्वालियर थी, ठीक है ना। मानसिंह तोमर इसके प्रतापी राजा थे। मानसिंह तोमर ये तोमर वंश के सबसे प्रतापी राजा रहे। मानसिंह तोमर का इतिहास गुजरी महल, जो कि कजरी के लिए उन्होंने निर्माण करवाया था, जो इनकी दूसरी रानी के रूप में आई थी ग्वालियर में। और ग्वालियर का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया है? कई बार तथ्यों में गलत दिया होता है कि राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया, लेकिन नहीं, इसका जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में राजा सूरज सेन ने करवाया था। और गौवाला ऋषि थे वहाँ के, उनकी स्मृति में इस किले का निर्माण करवाया था और वो राजा सूरज सेन ने करवाया था। ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। मैं हर बार जब भी वीडियो सीरीज लेके आता हूँ और जिसमें ऑप्शन होते हैं उनमें सभी में मैं बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे किसी चीज़ के बारे में तो उसका आंसर आप सटीक रूप से नहीं दे पाएंगे। इसलिए बार बार मैं आपको इस चीज़ की का रिवीजन अपने इस वीडियो के माध्यम से कराता रहता हूँ। आगे चलते हैं। अगला है 9वां क्वेश्चन, चिंताहरण गणेश मंदिर एवं रानी सती दादी का मंदिर किस जिले में स्थित है? और ये क्वेश्चन जेल प्रेरी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था और इसका जो सही उत्तर है वो है डी, आगरमालवा। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है आगरमालवा। उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। कौन कौन से आते हैं? 7 जिले। अगर देखा जाए तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर से ही अलग होके 2013 में ये आगरमालवा बनाया गया था। तो इसके बाद में क्या? आगरमालवा, ठीक है ना। आगरमालवा का बनाया था 2013 में और ये 51वां जिला था। और अभी 52वां जिला नया बना है, वो कौन सा बना है ये आप मेरे को कमेंट करके बताएं। अभी नया हाल ही में 2018 में एक नया जिला गठित हुआ है और वो 52वां जिला है, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताएं। अब उज्जैन के कितने जिले हो गए? एक नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, रतलाम हो गया, शाजापुर हो गया, आगरमालवा, उस टाइम उज्जैन, तो ये कितने? 6 हो गए। इसके अलावा देवास। तो इस तरीके से ये 7 जिलों से उज्जैन संभाग बना है और उज्जैन संभाग में ही है आगरमालवा, ठीक है। तो आगरमालवा में ही है चिंताहरण गणेश मंदिर और रानी सती दादी का मंदिर। 10वां क्वेश्चन, जबलपुर स्थित मदन महल किले
का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजा मदन शाह। राजा मदन शाह द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था और ये निर्माण 12वीं ईस्वी में हुआ था, जो कि राजा मदन शाह द्वारा करवाया गया था। और उसके बाद में इस किले का जो जीर्णोद्धार है, यानी कि इसको बाद में और ज़्यादा इसको अच्छा बनाया और इसका जीर्णोद्धार किया, यानी क्योंकि कहीं ना कहीं से टूट फूट गया था, तो इसका जीर्णोद्धार राजा संग्राम शाह द्वारा करवाया था। यानी कि उनके वंश के में जो आगे शासक रहे राजा संग्राम शाह, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा मदन शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया था, राजा मदन महल का, क्योंकि इनका नाम मदन शाह था, तो मदन महल ये बहुत अच्छा क्लू है कि मदन महल का निर्माण मदन शाह द्वारा करवाया गया। फिर इसका जीर्णोद्धार राजा संग्राम शाह, जो उसके आगे के शासक रहे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया और ये 12वीं ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन स्टडी की खत्म हो गए। अब चलते हैं करंट अफेयर्स, जो कि मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन इसमें मैं कवर करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में पंडित सूर्य नारायण व्यास अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, उज्जैन। मध्य प्रदेश की जो उज्जैन जिला है वहाँ पे 2 मार्च 2019 को पंडित सूर्य नारायण व्यास अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया और इसमें कवि सम्मेलन, मुशायरा, ये सभी कार्यक्रम रखे गए। दूसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में स्वामी अखंडानंद सरस्वती विशिष्ट अलंकरण व्यक्तित्व से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उनको स्वामी अखंडानंद सरस्वती विशिष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया है। और ये कब किया? 2 मार्च 2019 को ये सम्मान इनको मिला। और इसका जो आयोजन किया गया था, ये आयोजन जबलपुर की जो गवारी घाट है, जबलपुर में जो गवारी घाट है वहाँ पे जो साकेत धाम, वहाँ पे ये आयोजन रखा गया था। और वहाँ पे जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं करेंटली श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उनको ये जो अलंकरण है इससे इनको सम्मानित किया गया। अगला तीसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 9 मार्च को। ये अभी हाल ही में जो विद्युत उपभोक्ता हैं मध्य प्रदेश के, उसके लिए नेशनल लोक अदालत लगाई गई। और इसमें जो बिजली की चोरी करते हैं जो भी उपभोक्ता, ठीक है ना, उसकी अनियमितताओं के लिए जो प्रकरण आते हैं, उन प्रकरणों पर समझौते और निराकरण किए गए। और इसमें 16 जिले शामिल किए गए, और जिसमें कि भोपाल संभाग, ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग और होशंगाबाद संभाग यानी कि नर्मदापुरम संभाग, जिसमें कि होशंगाबाद भी आता है। ये 4 संभाग के 16 जिले लिए गए। उन 16 जिलों का इसमें 9 मार्च को इसकी लोक अदालत लगाई गई और उसमें जितने भी बिजली चोरी के मामले थे, ठीक है ना, उसके जितने भी प्रकरण थे उसका निराकरण और उसकी अनियमितता जो भी थी उसका निराकरण इसमें किया गया। चौथा क्वेश्चन, इंडियन ग्रैंड पी 2 में इमैनुअल पाल ने मध्य प्रदेश के लिए कौन सा पदक अभी दिलाया हाल ही में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सिल्वर मेडल अभी हाल ही में दिलाया गया। और ये जो इंडियन ग्रैंड पी 2 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये जो इंडियन ग्रैंड पी लीग है ये खेली गई थी। इसमें मध्य प्रदेश एथलेटिक एकेडमी के खिलाड़ी हैं इमैनुअल पाल, इन्होंने सीनियर कैटेगरी में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए ये सिल्वर मेडल जिताया, ठीक है ना, ये सिल्वर मेडल। और ये मध्य प्रदेश में पहला मौका है जिसमें कि एकेडमी के खिलाड़ी ने सीनियर कैटेगरी में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, सीनियर कैटेगरी में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और ये मध्य प्रदेश में इस तरीके से मध्य प्रदेश का इन्होंने नाम रोशन किया, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है इससे। 5वां क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और इसमें मैंने कवर किया है भारत का पहला साउंड एवं लाइट प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरने वाला जो NH7 है। NH7 कहाँ से गुजरता है? मध्य प्रदेश से गुजरता है। उसमें ये किस जिले पर बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सिवनी पर ये लाइट एंड साउंड प्रूफ जो हाईवे है ये बनाया गया है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, और जो कि NH7 पर बनाया गया। और सिवनी में ये जो लाइट एंड साउंड प्रूफ हाईवे
पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पे इस हाईवे को बनाया गया है पूरा साउंड प्रूफ, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उनके लिए कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये पिछले 10 साल से ये काम अटका हुआ था, जो अभी जाके पूरा कंप्लीट हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो हाईवे है ये 29 किलोमीटर का है, माफ़ कीजिएगा 29 किलोमीटर का ये हाईवे, जो कि पूरा का पूरा लाइट एंड साउंड प्रूफ बनाया गया है। यहाँ पे जो जितने भी वन्य जीव रहते हैं उससे इनको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनको कोई भी बाहरी जो साउंड है वो उनको ना मिले, जिससे कि उनके वहाँ पर रहने वाले जीवों को कोई तकलीफ़ ना हो। और ये सिवनी में है, ठीक है ना। और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पेंच अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्य में भी फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में 90% है और 10% ये है महाराष्ट्र में है, ये एमपी में है और बाकी का महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और ये पूरे भारत में एक पहला अभ्यारण्य है जो कि 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही जो रुडयार्ड किपलिंग की मोगली है, ठीक है ना, द जंगल बुक, जो जंगल बुक है उसकी जो कथा है, ठीक है ना, उसका जो शीर्षक है, उसकी जो कहानी लिखी गई थी वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही बैठ के लिखी गई थी। और जहाँ पे जो उसका मुख्य किरदार है मोगली, वो भी वहीं पे बनाया गया है। तो जितने भी वहाँ पे जंगल्स की जो भी आपको चित्र मिलते हैं, चाहे वो कॉमिक्स में मिलते हों या फिर मूवीज़ में देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही जुड़े हुए हैं। अब आखिर में कुछ क्वेश्चन आपको बताना है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो फ्रेंड, ये था मेरा पूरा वीडियो। आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य लोग भी इसको देख पाएँ और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिलें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अन्य लोग देखेंगे और मेरी वीडियोस को ज़्यादा व्यू मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ कि मेरे को इन वीडियोज़ में व्यूज़ बहुत कम मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस सीरीज़ को बंद करना पड़े, क्योंकि मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं और व्यूज़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे चैनल के माध्यम से आप कहीं ना कहीं पे काफ़ी फ़ायदा आपको मिल रहा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का मैक्सिमम जो स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स वो मेरे इस चैनल के माध्यम से कवर हो रहा है। और जितने भी फैक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश पर आधारित हैं वो सभी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके अन्य घटनाओं के बारे में, अन्य ऑप्शंस को भी मैं इसमें साथ में लेता हूँ। तो कृपया कर मेरे इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक्स भी दें और इसको शेयर भी करें, जिससे कि सबसे ज़्यादा मेरे इस सीरीज़ को व्यूज़ मिलें। और अगर मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस आने वाले जितने भी वीडियोस हैं मेरे द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा, वो आपको समय पे मिलेंगे। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अलावा अन्य जो वीडियो हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट्स के बारे में हो जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आने वाले समय में, उत्तर प्रदेश का भी मैं चालू करने जा रहा हूँ, तो वो भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से देखने में काफ़ी मदद मिलेगी और उससे अन्य स्टेट भी आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।